नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्रानी अपने पिता को गले लगा कर कहती है कि दादी का कुछ भी नहीं पता पिताजी के बारे में, जेल में वो है, इस बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा। ये कहकर इंद्रानी जाने लगती है। उसकी दादी कहती है, बेटा दोपहर में खाना तो खाओगी ना। जिस पर वो कहती है, नहीं दादी, मैं गाँव जा रही हूँ। दादी इंद्रानी की बात सुन कहती है कि बेटी क्यों गाँव जा रही हो, अभी अभी तो आई हो, तुम्हारे पिता को आने दो, फिर उनसे मिलते हुए फिर जाना, उन्हें गुड बाय तो कह दो। जिस पर इंद्रानी कहती है, ठीक है दादी, लेकिन मैं तब थोड़ी देर के लिए यहाँ के बाज़ार देख लेती हूँ। जिस पर वो कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें बाहर घूमना है तो जाओ घूम लो। जिस पर वो कहती है, ठीक है दादी, लेकिन मेरे लिए खाना मत बनाइएगा और मेरा इंतज़ार भी मत कीजिएगा, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जिस पर वो कहती है, ठीक है। और इंद्रानी अपनी दादी को गले लगाकर चली जाती है राघव के साथ। राघव कहता है, तुमने अपनी दादी से बातें छुपा दी ना। जिस पर इंद्रानी कहती है कि छुपाना ज़रूरी था, वो ऑलरेडी परेशान है और वो सोती भी नहीं है ठीक से, नींद की दवाइयाँ खाती है वो सोने के लिए। क्या इसलिए वो जागी नहीं थी? हाँ, मैं भी डर गई थी, लेकिन फिर दादी ने बताया कि वो नींद की गोलियां खाकर सोती है, जिस वजह से उन्हें इतनी गहरी नींद आती है कि वो नहीं जाग पाती है। लेकिन इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो सोती रहे और उन्हें हर बार दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इंसान जब खुश होता है तो उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इंसान को खुश रहना चाहिए। सही कहा तुमने, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और खुश रहने के लिए ज़िंदगी की परेशानियों को छोड़ना चाहिए। अच्छा, और वो कैसे? तुम्हारे पिता जी को छुड़ाकर। जिस पर वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं किसके जुर्म में जेल में घुसे हैं। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है, मतलब वो तुम्हारे जो अंकल हैं ना, उन्होंने तुम्हारे पिता पे फेक केस किया है। फेक केस? पर किस बात का फेक केस? उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मतलब तुम्हारे पिता ने उन्हें मारने की कोशिश की है। मेरे पिता उन्हें मारने की कोशिश की? किस बात के लिए वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने केस किया है और पुलिस ने उन्हें रंग के हाथ पकड़ा है। वो तुम्हारे पिता को उकसा रहे थे, जिस वजह से तुम्हारे पिता गुस्से में आकर उन्होंने हमला कर दिया। और अब पुलिस के पास ये भी प्रूफ है कि तुम्हारे पिता ने पूरे होश और हवास में और गुस्से उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे अंकल को मारा है और वो मारना चाहते हैं उन्हें जान से। अच्छा ठीक है, चलते हैं कोर्ट। इंद्रानी का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर राघव कहता है कि तुम्हें खुद पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं है या फिर तुम्हें अपने पिता पे इतना भरोसा है? जिस पर इंद्रानी कहती है कि मुझे हर हाल पे मेरे पिता को बाहर निकालना है, इस बात पे मुझे भरोसा है और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें निकाल दूँगी, चाहे जैसे भी हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें इतना भरोसा किससे है? वो कहते हैं कि भरोसा तो है और मुझे पता है कि कैसे करना है ये सब, तुम बस कोर्ट चलो। वैसे भी मेरे अंकल तो कोर्ट आएंगे ही, तो फिर उन्हें बताना तो पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और मेरे पिता ने कैसे उन पर हमला किया वगैरह वगैरह। उन्हें तो सब कुछ डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा और जब वो डिस्क्राइब करेंगे तो मैं भी उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँगी अच्छे से। अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है चलते हैं। क्या समझ गए तुम? कुछ नहीं, बस इतना समझ गया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे तुम जो भी फ़ैसला लो। अच्छा, इतना भरोसा मुझ पे मत करो, झूठ मूठ के गिर जाओगे। भरोसा ज़्यादा किसी पे नहीं करना चाहिए। जब
ज़्यादा भरोसा किसी पे करोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, समझे। मुझे तोड़ सके इतनी आग किस में, आग से तो जलते हैं लोग। अब तो यही कह देते हैं कि मुझे तोड़ सके ऐसी, इतना ताकत किसी हथौड़े में नहीं है। ये भगवान। इंद्रानी हंसने लगती है तो वो कहता है, देखा इतने टेंस माहौल को भी मैं लाइट कर सकता हूँ। अच्छा, शुक्रिया, इसकी ज़रूरत थी मुझे। ज़रूरत तो मुझे भी है किसी चीज़ की। जिस पर इंद्रानी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी ज़रूरतें बकवास है, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। जिस पर राघव कहता है, कौन सी ज़रूरतें की बात कर रहा हूँ मैं, यही कि तुम्हें गले लगाना है। जिस पर राघव शॉक्ड और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें गले लगाने के लिए कहना चाहता हूँ। जिस पर इंद्रानी कहती है, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा दिमाग भूसे से भरा हुआ है। जिस पर वो कहता है, अच्छा मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, बता सकती हो। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मेरे दिमाग में काम चल रहा है, इस वक्त बहुत सारे काम हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैसे सारे काम करूं। जिस पर राघव कहता है कि तुम्हें कौन से काम है, अभी तक तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है और अभी तुम आई हो और अब बस तुम 18 साल की ही हुई हो, तुम्हें अभी बहुत सारे काम कैसे करने हैं, तुम्हें तो बस अपने करियर पे फोकस करना है। जिस पर वो कहती है, अच्छा करियर पे फोकस, जब से मैं घर आई हूँ तब से कुछ ना कुछ लगा पड़ा है, मेरी फैमिली में लगा हुआ है और इस सब में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। उन दोनों की ऐसी बातचीत चल ही रही होती है टैक्सी में बैठकर कि कोर्ट आ जाता है। जैसे वो कोर्ट आता है तब भी उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, तो टैक्सी वाला कहता है कि कोर्ट आ गया है मैडम। जिस पर वो उतरती है, दोनों जन, उन दोनों को ही पता नहीं चलता कि कोर्ट आ गया। ये दोनों उतरते हैं, पैसे देते हैं, फिर कोर्ट में जाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं कोर्ट के बाहर कि उसके पिता आएंगे। और उसके पिता फिर आते भी हैं, पुलिस उन्हें लेकर आती है और उसके बाद फिर वो अपने पिता को तरफ देखती है और कहती है इशारों में, जैसे उसने कहा हो कि फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। उसके पिता एक प्यारी सी स्माइल के साथ कोर्ट के अंदर जाने लगते हैं और उसके पिता की हंसी देख पुलिस वाला कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतनी हंस क्यों रहे हो, कल तक तो एकदम गुस्से से पागल थे। जिस पर वो कहता है कि मेरी बेटी आई है। जिस पर वो कहता है कि तो तुम्हारी बेटी आई है तो क्या उनसी बड़ी बात हो गई, जब भी बाप पे मुसीबत आती है फैमिली वाले तो आते ही हैं फैमिली पे मुसीबत आने पे। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी मुझे 8 साल बाद मिली है। नहीं कहा, हाँ 8 साल हो गए, 8 साल बाद मेरी बेटी मेरी तरफ देख रही है। मतलब तुम इतने सालों तक अपनी बेटी से मिले नहीं थे। मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी को कभी देखा ही नहीं ढंग से और 8 साल बाद मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे देखना ही पसंद नहीं किया। 8 साल बाद पहली बार मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारे किए, तो मैं तो खुश हूँगा ना। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि मेरी बेटी ने मुझे तसल्ली दी है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बचा लेगी, ये कोर्ट का मामला है और ऊपर से अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, तो हो सकता है कि तुम्हें बेल भी ना मिले। जिस पर वो कहता है कि मैंने मर्डर तो किया ही नहीं किसी का। जिस पर वो कहता है कि मर्डर तुमने किया नहीं, लेकिन तुमने मर्डर करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। जिस पर वो कहता है कि मैंने किसी का मर्डर करने की कोशिश ही नहीं की। ये कौन से बकवास इंसान ने कह दिया कि मैंने मर्डर करना चाहा या मैंने मर्डर करने की कोशिश की। मैंने कभी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की, ये बकवास है। जिस पर वो कहता है कि बकवास ही तो सच है ना,
क्योंकि तुमने पुलिस के सामने उस पर हमला किया। जिस पर वो कहता है कि मैंने पुलिस के सामने हमला ज़रूर किया है, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहता था। हम दोनों के बीच की लड़ाई साइंस वाइज है, ना कि फिज़िकल है, क्योंकि उसने साइंस का मजाक बना कर रख दिया लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। लेकिन चूँकि कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उसे अब तक सज़ा नहीं मिली है। और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया जब तक मेरी बेटी ने मुझसे ये नहीं कहा, जब तक मेरी बेटी ने मुझसे मदद नहीं मांगी, और जब तक मुझे होश नहीं आया कि वो उसने क्या क्या क्राइम कर दिए हैं। इस वजह से अब मुझे सबको बचाना है और इसके लिए मुझे उसे सज़ा दिलवानी होगी। लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे जेल भेज दिया। वो पुलिस वाला गार्ड उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, कांस्टेबल, और उसे कहता है कि अगर तुम सही हो तो तुम बेगुनाह साबित हो सकते हो। जिस पर वो कहता है कि पुलिस वाले तो भी पैसे खाते हैं, क्या पता मेरे खिलाफ़ ऐसे सबूत निकाल दे जो सच ही ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो बाकायदा मैं पूरी ज़िंदगी जेल में बिताऊंगा। पर मैं जेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझ पे भरोसा किया है इतने सालों बाद, भले 8 साल बाद, लेकिन किसी वजह से ही सही, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझ पे भरोसा किया, मुझसे मदद मांगी, मेरे घर में रुकी, मेरे पास ठहर गई। और मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं जेल जाकर अपने आने वाले वक्त को गंवाना नहीं चाहता। मैं अपनी बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, शांत और खुशहाल ज़िंदगी। मैं यहाँ थोड़ा वक्त ठहरना चाहता हूँ। मैं यहाँ ख़ुद को गंवाना नहीं चाहता, ख़ुद को जेल भेजकर। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे सज़ा ना मिले, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी कोशिश करें ताकि मुझे सज़ा ना मिले। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक मामूली सा कांस्टेबल हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सीनियर्स के हाथ में है और कोर्ट के हाथ में। वो डिसाइड करेंगे कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि आपके लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं। जिस पर वो कहता है, कमाल की बात है ना, किसी की स्याही से किसी की तकदीर लिखी जाएगी। ये तकदीर भी किसी की स्याही का मोहताज बन गया आज। ये बहुत ही अजीब सी बात है, पर ये सच तो है। अब उस स्याही में इतनी ताकत ही है कि वो आपकी तकदीर का फ़ैसला करेगा तो वो करेगा, और हम और आप कुछ कर नहीं सकते। जिस पर वो कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा हूँ तो क्या हुआ, मेरे परिवार में इतने लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ, और ईमानदारी की जगह पैर की जूती के बराबर है, और बेईमानी की जगह सर के ताज के बराबर। ऐसा क्यों कहते हो? जिस पर वो कहता है कि मैं एक बेईमान इंसान बन सकता था, लेकिन मैंने ईमानदारी चुनी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरी इज़्ज़त नहीं की। पर मेरे ही कलीग्स जो हैं, मेरे ही और साथी, वो बेईमान हैं, वो घूस लेते हैं ट्रक वालों से और सबसे, और इन सब से उन्हें पैसे लेकर वो घर में जेब भरते हैं, घर की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं अपनों की, और वो बहुत अच्छा है और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। पर मैं जो कि बेईमान नहीं हूँ, ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मेरी फैमिली वाले मुझे पसंद नहीं करते। कहते हैं कि तुम्हारे ही साथी को देखो, वो कितना खुश है, उसका परिवार कितना सुखी है, और तुम हो कि खुद भी दुखी हो और अपने परिवार के लोगों को भी तुम दुखी रखते हो। तुम्हारे जीवन में ना सुख है और ना शांति, और ना तुम खुद को सुखी रख सकते हो ना मुझे।
उन्हें किसी चीज़ में हमारा मतलब मेरी परिवार का किसी भी चीज़ में मेरा कोई योगदान नहीं है खुशी में। ऐसा मत सोचो, तुम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, काश मेरी पत्नी होती तो वो भी यही शायद कहती, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। क्यों? जिस पर वो कहता है कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। उसकी अच्छाई ने ही तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी कि मैं वो कर सकता हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन मैंने अपनी काम में खुद को इतना उलझा दिया कि मैंने अपनी पत्नी पे ध्यान ही ना दिया। कम से कम तुम अपने घर परिवार पे ध्यान तो देते हो, भले वो तुम्हें खरी खोटी क्यों ना सुना दे। 4 बातें सुनकर भी तुम उन पे ध्यान तो देते हो, लेकिन मेरे पास तो कोई कहने और सुनने वाला ही नहीं है। काश मेरी पत्नी होती तो वो भी मुझे अब तक बहुत बातें सुना चुकी होती, लेकिन मैं क्या ही उसे कहूँ। गलती तो उसकी भी नहीं, गलती तो सारी मेरी है। क्यों? ऐसा क्या हो गया था जो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई? जिस पर वो कहता है कि वैसे तुम क्या सोचते हो कि मेरी पत्नी कैसे छोड़कर गई? इस पर वो कहता है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी ना। जिस पर वो कहता है नहीं, वो दुनिया छोड़कर चली गई। जिस पर वो कहता है माफ़ करिएगा, मुझे तो लगा कि आजकल जैसे चल रहा है वैसे ही आपकी पत्नी भी। नहीं, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। उसने मेरी बेटी को जन्म दिया और मतलब जन्म देते ही वो चली गई। नहीं, वो नहीं जाती। अगर मैंने उस पे ध्यान दिया होता तो उसकी जान नहीं जाती। अगर मैंने उस पे ध्यान दिया होता तो मेरी दोस्त की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी पत्नी को टेबल पे मरता हुआ छोड़ देता। अगर मैंने उस पे ध्यान दिया होता तो वो मेरी पत्नी पे रिसर्च नहीं कर रहा होता। अगर मैंने अपनी पत्नी पे ध्यान दिया होता तो मेरी बेटी इतनी दर्दनाक ज़िंदगी नहीं जी रही होती। अगर मैंने अपनी पत्नी पे ध्यान दिया होता तो आज मेरा एक खुशहाल परिवार होता। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी पत्नी की ना सही लेकिन मेरी बेटी की मुझे माफ़ी मिल जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन अब लगता है कि वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो वो भी मुझे देखना नहीं चाहती। लेकिन सच कहूं तो इस केस की वजह से ही सही, लेकिन मेरी बेटी ने मुझ पे ध्यान दिया, मेरी तरफ देखा, मुझे कहा कि मैं शांत रहूं और आराम करूं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेरी बेटी की प्यारी सी स्माइल मेरे दिल को छू गई और मेरे दिल को सुकून से भर दिया उसने। मैं इस पल के लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उसका। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पल में खुश हूँ उसके साथ। अब अगर कुछ भी हो जाए तो मैं इसे भगवान का खुशनसीब ही समझूंगा। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, पर हाँ, बदनसीबी भी होगी कि मैं अपनी बेटी के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजार पाया, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत वक्त गुजारना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए यहाँ तक। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपने अपना जो कीमती समय मुझे दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब तक जो आपने मुझे सुना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।